व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? हाँ। सो पता है हम लोगों ने ये देखा था कि ये ओरिजिन है एंड ये कोई ए पॉइंट है एंड इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये पॉइंट का ओरिजिन है। सो ओ ए वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग? ओ ए वेक्टर होगा एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या। ये हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको ए का। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि ये इसको ऐसे लिखते हैं। सो इसी का ये एक्सट्रापोलेटेड फॉर्म है कि मान लो कि मुझे ये दे दिया है, दो पॉइंट्स दे दिए ए एंड बी, ठीक है। ये कॉमा है कुछ नहीं है। अच्छा एक मिनट रुको। हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ। सो सो ये x1 कमा y1 है और ये x2 कमा y2 है। तो अभी हम लोग ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे? वो हो जाएगा, अरे एक मिनट। ओके, सो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ठीक है। सो बेसिकली इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है ये याद रखने का। ये होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो ए बी वेक्टर पूछा है मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर देंगे हम लोग, तो हम लोगों को ये मिल जाएगा। सो क्योंकि क्या है कि बी वेक्टर क्या होगा? अच्छा, ये जब भी मैं ऐसे बी वेक्टर लिख दूँ ना सिर्फ, तो उसका मतलब होता है कि बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओ बी की बात कर रहा हूँ मैं जब बी वेक्टर लिख रहा हूँ। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, है ना। और ए वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। ये यहाँ पे देखा था पोजीशन वेक्टर्स में, है ना। सो बेसिकली बी माइनस ए क्या हो जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वाई वन, है ना। एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। सो यही यही मिल जाएगा। सो कोई भी ए बी वेक्टर निकालना हो तो फिर ये ऐसे निकालते हैं हम लोग। एक मिनट, जो कोई भी अगर हम लोगों को ए बी वेक्टर निकालना हो तो वो हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। एंड इसका यूज क्या है डॉट प्रोडक्ट्स का? मतलब ये तो मैंने बस ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं ये दिखाया है। अभी डॉट प्रोडक्ट्स का मेजर यूज क्या होता है? ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने में मेजरली यूज होता है, ठीक है। सो जब हम लोगों को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हो तब हम लोग डॉट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मान लो कि ये दे दिया है ये ऐसे, मान लो ये कोई भी एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है। कोई राइट एंगल नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, एंड इसके पॉइंट्स दे दिए सिर्फ तुम लोगों को 4,5, फिर 6,7, कुछ भी लिख रहा हूँ, ये कोई स्केल से तो नहीं है।
एंड 10, 11 रैंडम पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड पूछ लिया कि ये थीटा क्या है। सो ये अगर तुम लोग नॉर्मल अलजेब्रा से निकालोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा तुम लोगों को, मतलब शायद तुम लोगों को पता भी नहीं होगा कि कैसे निकालते सो ज्योमेट्री से। सो या फिर ग्राफ पेपर लेके तुम लोग प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हो। ये सब रैंडम मेहनत करने वाले तरीके हैं। रादर डॉट प्रोडक्ट से बहुत इजीली हो जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, ये वेक्टर लिखूंगा एंड ये वेक्टर लिखूंगा। चलो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोलते हैं। सो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मतलब ए वेक्टर मतलब अभी मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो पीछे ए बी था वो पोजीशन वेक्टर से वो अलग थे। सो यहाँ पे मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। यही है ना, यहाँ पे भी यही किया था हमने कि ये ऐसा है तो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। सो इधर भी ऐसे ही होगा कि सेकंड माइनस फर्स्ट। सो जो ए वेक्टर होगा वो हो जाएगा 10 - 4 मतलब 6 आई क्या प्लस 6 आई क्या प्लस ये क्या, ये 11 है, ठीक है। 11 - 5 6 जे क्या, ये हो जाएगा ए वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ए भी अलग है, यहाँ पे ए भी अलग है। ये पोजीशन वेक्टर्स थे, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, ओरिजिन से उस पॉइंट का वेक्टर। ये वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है एंड किसी भी पॉइंट पे एंड होता है। तो ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। ये होता है पोजीशन वेक्टर। एंड यहाँ पे हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग ये वाले वेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो ओरिजिन पे स्टार्ट नहीं हो रहे, 4,5 पे स्टार्ट हो रहे हैं। एंड सो ऐसे ही बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 6 - 4 2 आई क्या प्लस ये मैं ना 8 कर देता हूँ, 8 - 5 3 जे क्या, ठीक है। एंड अभी मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का डॉट कर दूंगा, हाँ। सो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, सो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 12 + 18 30, है ना। इन दोनों का डॉट करेंगे तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई होता है ना। सो 12 + 18 30 एंड ये एक्चुअली ये क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा ना, ए बी कॉस थीटा। एंड यहाँ पे ए बी क्या है, ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड एंड बी मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड ये भी हम लोगों को आता है, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, जो ए होगा वो क्या होगा, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मतलब बेसिकली इन दोनों का स्क्वायर होता है, इन दोनों का स्क्वायर का सम होता है 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 6√। सिमिलरली बी क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो √13 ना, 9 + 4 30। एंड सो cos थीटा क्या हो जाएगा 30। सो जब ये नीचे जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 30/√13 टाइम्स 6√2। बस इधर से थीटा आ जाएगा हम लोगों का, है ना। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ये हम लोगों ने पहले भी किया था। सो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट्स यूज करके एंगल निकालना बहुत इजी हो जाता है। सो ये डॉट प्रोडक्ट्स का मेजर यूज होता है, एंगल्स निकालने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। सो एंड डॉट प्रोडक्ट्स कैसे निकालते समझ गया, क्योंकि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के सारे 1 होंगे। क्यों, क्योंकि ये पी क्यू कॉस थीटा होता है एंड आई डॉट आई मतलब सेम वेक्टर लिया है तो सेम वेक्टर का एंगल तो 0 डिग्रीज होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1। एंड पी क्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स, और क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप सब यूनिट वेक्टर्स है इससे सबका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा।
तो इसलिए आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। एंड जब एंगल 90 डिग्रीज होगा दो वेक्टर्स के बीच में, तब ये 0 दे देगा। सो आई डॉट जे, आई डॉट के, ये सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी किया था हमने, ये देखो इधर लिखा है आई डॉट जे, आई डॉट के, ये सारे 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्रीज है इन दोनों के बीच में, क्योंकि cos 90 डिग्री 0। सो डॉट प्रोडक्ट्स क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है? लास्ट टाइम किया था उसमें, या फिर कोई भी पार्ट इसका जो समझा नहीं हो? डॉट प्रोडक्ट्स में कोई भी डाउट है? नहीं भैया, नहीं है तो। ओके गुड। ओके, सो अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट्स पे आते हैं। ठीक है, देखो डॉट प्रोडक्ट्स है ना, बहुत इजी है, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट्स का थोड़ा जो फिजिक्स है ना, वो समझना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स तो इजी है, लेकिन उसके पीछे का जो मीनिंग है एंड उसका जो फिजिक्स है ना, वो बहुत मुश्किल है। एंड अभी तुम लोगों का ये नहीं है, क्या बोलते हैं, अभी तुम लोगों का उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं तुम लोगों को ओमेगा और सब समझा सकूं। सो अभी हम लोग इसको एक क्वांटिटेटिव मैनर में लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत जगहों पे बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों यूज होता है, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आए तो फिर इतना टेंशन मत लेना, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट्स हज़ारों बार यूज होगा आगे एंड बहुत क्लियर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, सो जैसे हम लोगों ने देखा था डॉट प्रोडक्ट्स में कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है। पी क्यू कॉस थीटा जो है वो एक स्केलर है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होता है, मतलब ये जो देता है, वो एक वेक्टर होता है। मतलब इसका जो भी आंसर होगा उसमें डायरेक्शन भी होगा एंड एक मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, सो a vector product or a cross product of two vectors is a vector. ठीक है, ये याद रखना। and whose magnitude is equal to the product of the magnitudes and so basically ये होता है कि p क्रॉस q क्या होता है, पी क्यू साइन थीटा। ऊपर हम लोगों ने किया था पी क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा ये पी क्यू साइन थीटा होता है। एंड इसमें एक डायरेक्शन भी होता है जिसको यहाँ पे यू आर लेके लिखा है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैं समझा दूंगा। सो बेसिकली पी क्रॉस क्यू जब मैं करूंगा तो फिर वो पी क्यू साइन थीटा यू आर आएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा एंड डायरेक्शन हो जाएगा यू आर कैप। ठीक है, एंड ओके, सो ये कैसे निकालते हैं, ये राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ठीक है, सो मैंने पी ले लिया, क्यू ले लिया, दोनों को टेल से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना टेल से ज्वाइन किया दोनों को। एंड मैंने एक के हेड पे अपना हाथ रखा। सो बेसिकली ये रहा पी, ये रहा क्यू। ठीक है, मैंने इधर अपना पूरा हाथ स्ट्रेट करके रखा। ठीक है, सो बेसिकली मेरा वीडियो दिख रहा है? हेलो? हाँ हाँ, दिख रहा है। सो बेसिकली मैंने पी के अलाउंड, ठीक है, मैं पी की बात कर रहा हूँ अभी। सो मैंने पी के अलाउंड ऐसे हाथ रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा पी है और यहाँ पे मेरा क्यू है, समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे मेरा पी है, मेरे पी के अलाउंग हाथ रखा है, यहाँ पे मेरा क्यू है। सो मैं पी के अलाउंग हाथ रख के क्यू के अलाउंग कर्ल करूंगा एंड ये जो मेरा थंब डायरेक्शन देगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे मान लेते हैं, तो ये पी है और ये क्यू है ना। मैंने पी के अलाउंग हाथ रखा, तो ये बेसिकली दोनों का टेल है, ये हेड है दोनों का। ठीक है, तो मैंने पी के अलाउंग हाथ रखा, क्यू के अलाउंग कर्ल कर लिया एंड ऊपर आ गया मेरा ये। ठीक है, सो तुम लोग थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओगे तो चाहे ये एंगल बड़ा हो चाहे इतना छोटा हो, इसका डायरेक्शन तो सेम ही आएगा। तुम लोग कहीं से भी करोगे ना तो इसका डायरेक्शन सेम ही आएगा, छोटा एंगल लो बड़ा एंगल लो कुछ भी करो, पी के अलाउंग रख के क्यू के ऐसे टर्न करना है मुझे। ठीक है, सो इसका डायरेक्शन सेम ही आएगा
एंड एक और चीज ऑब्जर्व करने के लिए है कि ये यहाँ पे ऐसे और ये मैंने ऐसे किया। सो बेसिकली ये जो वेक्टर है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। सो क्रॉस प्रोडक्ट का ये एक बेनिफिट होता है कि अगर हम लोगों को वो वेक्टर निकालना हो जो गिवन टू वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो तो हम लोग उन दोनों का क्रॉस कर लेते हैं एंड हम लोगों को वो वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, सो कोई भी दो वेक्टर्स दिए हो एंड बोला हो कि ऐसा वेक्टर निकालो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो P एंड Q के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, वो हो जाएगा P क्रॉस Q या फिर Q क्रॉस P। दोनों परपेंडिकुलर होंगे लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। जैसे एक मिनट, सो जैसे हमने ये किया था, तुम लोगों को याद होगा अगर, तो फिर P डॉट Q इक्वल टू Q डॉट P। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव होता है, तो फिर P डॉट Q लिखो चाहे Q डॉट P लिखो एक ही आंसर आता है। ठीक है, ये ऐसा है कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 और वैसे ही 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 ऐसे हो गया। ये कॉम्यूटेटिव बोलते हैं इसको, इंटरचेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्योंकि वो वेक्टर है इसीलिए जो P क्रॉस Q होता है वो नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, इसका मतलब है ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। और ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली P क्रॉस Q क्रॉस P का नेगेटिव होता है, क्योंकि उनके डायरेक्शंस जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। सो बेसिकली जब मैं ऐसे कर रहा हूँ एंड मैंने ये P है ये Q है, सो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे ये डायरेक्शन मिल रहा है P क्रॉस Q का। लेकिन अभी जब मैं Q क्रॉस P करूंगा तो फिर मुझे इस पे हाथ रख के ऐसे करना है। सो मैं ऐसे रखूंगा इसके ऊपर हाथ, क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में टर्न करना है ना। मैंने Q के ऊपर हाथ रखा है, अभी मुझे इस डायरेक्शन में टर्न करना है ना। सो जब मैं ऐसे करूँगा तो मुझे नीचे डायरेक्शन मिलेगा, तो इसमें मुझे ऊपर मिल रहा था, यहाँ पे मुझे नीचे मिल रहा था, इसीलिए P क्रॉस Q और Q क्रॉस P एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सो सो इसलिए इक्वल नहीं होता, तो फिर ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, सो ऐसे निकलता है P क्रॉस Q का डायरेक्शन। एंड सो यही किया इन लोगों ने कि P पे हाथ रखा एंड P पे हाथ रखा एंड हाथ को रोटेट किया बाय थीटा। सो ये मिल गया वेक्टर, थंब की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वो P Q साइन थीटा से होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर Q से P पे गए थे तो फिर ये ऐसे उल्टा आ जाएगा एंड ऐसे नीचे आ जाएगा वेक्टर। ठीक है, सारे P क्रॉस Q ऐसे Q क्रॉस P। ये रहा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है कुछ भी बोल सकते हैं इसको। सो यही हम लोगों ने किया था। ठीक है, एंड ये ठीक है, ये एक एग्जांपल है, तुम लोगों को समझेगा नहीं, लेकिन जब आगे मैग्नेटिक्स आएगा तब ये क्लियर हो जाएगा कि फोर्स क्यू वी क्रॉस बी होता है। एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है विद वेलोसिटी वी, चार्ज क्यू और इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, तो उस पर होता है फोर्स क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं तुम लोगों को, ये तो बस एक एग्जांपल है। सो अभी हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। ठीक है, ये मैंने बोल दिया है कि पी क्रॉस क्यू क्रॉस पी के इक्वल क्यों नहीं होता है। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड पी क्यू साइन थीटा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। फिर वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों ने जो देखा था वो था कम्यूटेटिव, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। देखो, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओबे नहीं करता है, नॉट ओबे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इधर दिया है देखो, ए क्रॉस बी प्लस सी हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो मैंने ए को इन दोनों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मान लो, तो ये लिखा है ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सिमिलरली अगर ये दे दिया हो तो फिर तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए को कॉमन ले लो एंड ए क्रॉस बी प्लस सी लिख दो। ठीक है, एक ही बात है। सो अभी स्पेशल केसेस पे आते हैं, जब थीटा जीरो होता है तो फिर मतलब टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर, इसने हैंड रेस किया फिर कुछ लिखा था, कुछ डाउट है तो ऐसे ही बोल दो, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मुझे बीच में रोक के बोल सकते हो।
ओके, सो जब थीटा 0 होता है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू साइन थीटा 0 हो जाएगा, है ना। सो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो फिर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, ठीक है, मतलब थीटा अगर 180 भी हो जाएगा फिर भी 0 ही होगा, देखो इधर लिखा भी है, थीटा 180 भी है फिर भी साइन थीटा तो 0 ही होगा। सो अगर दो वेक्टर्स का मतलब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल है, मतलब सेम लाइन में है दो वेक्टर, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये वन ऑफ द मेजर यूजेस है क्रॉस प्रोडक्ट्स का, कि हम लोग को ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि कोई दो वेक्टर्स का एंगल 0 या फिर 180 है क्या। सो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखा था डॉट प्रोडक्ट्स में कि उसका मेजर यूज होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने में। एंड वन ऑफ द साइड बेनिफिट्स होता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स का एंगल 90 डिग्रीज होता है। और सिमिलरली अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स का एंगल या तो 0 होगा या तो 180 होगा, ठीक है। सो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि जिससे हम लोग डायरेक्टली एंगल निकाल सकते हैं। मान लो पूछ लिया कि डिटरमाइन अगर ये दो वेक्टर्स का बीच का एंगल 90 डिग्रीज है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, बस डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। अगर वो 0 आया मतलब एंगल 90 है, 0 नहीं आया तो फिर 90 नहीं है। सिमिलरली अगर पूछा कि ये दो वेक्टर्स का एंगल 0 है क्या, 0 या फिर 180 है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगर वो 0 आ गया तो फिर है 90 और 0 नहीं आया तो सॉरी है 0 या फिर 180 और नहीं आया 0 मतलब कुछ और आएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकाला तो हमने सीख लिया था कि ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई वैसे ही करके निकाल देंगे, या फिर पी क्यू कॉस थीटा, मतलब थीटा दिया होगा डायरेक्टली तो फिर वैसे भी निकाल सकते हैं। एंड वैसे ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे अभी, ठीक है। वो हमने देखा नहीं है, वो हम लोग अभी देखेंगे कि वो कैसे निकालते हैं। ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स है कि ये इधर से ही आता है वैसे, कि अगर थीटा 90 डिग्रीज है तो फिर साइन थीटा 1 हो जाएगा एंड पी क्यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है। सो बेसिकली जो आई जे के है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो पता ही है तुम लोगों को। सो क्योंकि ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली इन सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। एंड ये क्या होता है कि ये एक आइडेंटिटी होती है, और इसको ऐसे याद मत रखना, इसको मैं दिखाता हूँ कैसे याद रखना चाहिए। सर ऐसे करना, आई जे के, है ना, आई कैप जे कैप के कैप एंड ये। सो हम क्या बोलेंगे कि आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। ये साइकिल में चलता रहेगा। तो आई क्रॉस जे करना हो तो फिर क्या आ जाएगा, के क्रॉस आई जे एंड आई जे क्रॉस के आई, ठीक है। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। चाहिए तो ये लिख लो, ये इजी मेथड है याद रखने का ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एंड मान लो किसी ने पूछ लिया आई क्रॉस के, तो क्योंकि मैं एरो के ऑपोजिट जा रहा हूँ इसलिए वो हो जाएगा माइनस जे, ठीक है। आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे, क्योंकि के क्रॉस आई जे है तो मैंने उल्टा कर दिया तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, वैसे जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के, ठीक है, के क्रॉस जे माइनस है। सो उल्टा गए तो फिर माइनस आ जाएगा, सीधा जा रहे तो फिर डायरेक्ट ही है, ठीक है। सो ये है। एंड अभी ये एक लॉन्ग फॉर्म है जो करने का इतना पॉइंट नहीं है, बस तुम लोगों को एक बार प्रूफ पता हो तो अच्छा रहता है। ये सेम है, डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसे ही किया था, दो वेक्टर्स लिए थे उनका डॉट किया था इंडिविजुअली, सबके साथ डॉट कर दिया, कुछ को 0 बोल दिया एंड फिर कुछ को फाइनल आंसर में लिख दिया जो 0 नहीं है। सो इधर भी सेम ही किया है कि पी और क्यू को क्या कर दिया, पी एक्स आई क्या, पी वाई जे क्या, पी जेड के क्या, ऐसे क्यू को लिख दिया, उनका क्रॉस कर दिया। और हमने देखा था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, कहाँ देखा था, ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव है। सो ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा पहले, फिर पी वाई, फिर पी जेड, है ना। ये पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 9 टर्म्स आएंगे क्योंकि 3 into 3 है ना, 9 टर्म्स।
एंड अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि आई क्रॉस आई जीरो होगा क्योंकि जीरो है इसका एंगल बिटवीन दैम। सिमिलरली जे क्रॉस जे के क्रॉस के सारे जीरो हो जाएंगे एंड आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे। क्यों? क्योंकि हमने इधर देखा था, देखो आई क्रॉस जे हो जाएगा, आई क्रॉस जे तो के होता है, क्या लिखा है इधर? अच्छा आई क्रॉस के लिखा है, ठीक है। आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, ठीक है, क्योंकि हम लोग उल्टा आ रहे हैं। सो इसीलिए ये आ जाएगा, ठीक है। देख लेना ध्यान से, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ये सब क्यों आया है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी जीरो है वहाँ पे जीरो डाल के एंड जहाँ पे भी आई क्रॉस जे है वहाँ पे के एंड ये सब सब्स्टिट्यूट करके इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे जब, तो फिर क्या आएगा, फाइनली ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को डिटर्मिनेंट्स पता है क्या क्या होते हैं? हेलो, तुम लोगों ने मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है क्या? हाँ भैया 10th में पढ़ा था डिटर्मिनेंट एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो है ना कि इसको कैसे खोलते हैं, इसको कैसे खोलेंगे, आई कैप, फिर ये दो का मल्टीप्लिकेशन, ये दो का मल्टीप्लिकेशन आता है ना ये खोलना। भैया ये 3 डिजिट वाले नहीं आते, वो 2 डिजिट थे हम लोग को डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ओके, सो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। सो ये रहा ए बी सी एंड तुम लोग मैथ्स में तुम लोगों को एक पूरा चैप्टर ही आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स पे। सो तभी तुम लोग बहुत डेप्थ में कर लोगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उतना करेंगे जितना हमको काम है ठीक है, फिजिक्स में उतना ही करते हैं जितना हमको काम होता है। पूरी दुनिया का जो भी मैथ्स होता है वो सब अपना मैथ्स में करता है। तो ये क्या होगा, ए डी माइनस बी सी, ठीक है, ये तो बेसिक डिटर्मिनेंट्स है। चलिए हम लोग 3 ले लेते हैं। एंड तुम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा दिया, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। तुम लोग एक बार इसको पढ़ लोगे ना, उसके बाद ही डिटर्मिनेंट्स पे हम लोग वेरिएशन करके वेक्टर्स में क्वेश्चंस पूछेंगे, इससे पहले नहीं आएंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है बेसिकली, ये हो जाता है कि A1, ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पर्पस के लिए हम लोग हमेशा फर्स्ट रो के अलाउंग ही खोलेंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन हम लोग यही फॉलो करेंगे। तो ये क्या होगा कि A1, ठीक है, मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया है, सो A1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ये पूरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैं जो भी एलिमेंट लूंगा ना उसका रो एंड कॉलम मुझे निकाल देगा, ठीक है, एंड जितना भी बचा है मैं उसको लिख लूंगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, B2 B3 C2 C3, तो ये हो जाएगा A1। अभी क्या है कि एक चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ना सभी के इधर -1 की पावर I प्लस जे है, ठीक है, सभी के साथ, मतलब बेसिकली ये A1 नहीं है, ये A1 मल्टीप्लाइड बाय दिस है, ठीक है, जहाँ पे I क्या है, रो, एंड J क्या है, कॉलम। तो A1 क्या है, 1,1 है, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब ये तो 1 हो जाएगा, तो बेसिकली ये A1 बन जाता है, ठीक है, ऐसे आता है ये A1। सिमिलरली जब अभी मतलब तो ये ऐसा है, देन मैं बोलूंगा -B1 टाइम्स जो बचा हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली B1 लिख लिया मैंने, तो इसका कॉलम एंड इसका रो निकाल के जो बचा हुआ वो लिख देते हैं। सो A2 C3 एंड A3 C2, है ना, जैसे लिखा वैसे का वैसे लिख देना हम लोगों को कि A2 C3, सॉरी A2 A3 C2 C3।
ये 2 है ऊपर वाला, ठीक है, प्लस जगह नहीं है इधर, प्लस C1 टाइम्स, अभी मैं C1 का कॉलम निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, A2 A3 B2 B3। इस पर छोड़ नहीं देना है, ये तो ये क्या बन गया, ये 2 डिजिट डिटरमिनेंट बन गया, तो इसको आपस में ऐसे ही खोल देना चाहिए, है ना, B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है। सो इसको ऐसे ही खोलना है। सो मैंने ये क्यों दिखाया कि अच्छा ये देखो इधर माइनस क्यों आया, क्योंकि इसका जो i प्लस जे है ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो इसका i प्लस जे क्या है, 3 है, हाँ इसका i प्लस जे 3 है इसका, सो इसमें -1 आएगा। एंड ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका i प्लस जे क्या है, ये है 4, तो ये वापस 1 आ जाएगा, इसलिए इधर वापस प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए A1 फिर माइनस B1 फिर प्लस C1, एंड फिर ये डिटर्मिनेंट को वापस खोलना है ऐसे ही, ये सेम फैशन में खोलना है, AD माइनस BC करते हैं ना हम लोग। और चलो तुम लोगों को दिखाना है कि यही होता है, तो इसीलिए होता है, देखो कि मैंने फर्स्ट रो के अलॉन्ग में खोल रहा हूँ, ठीक है इसको, तो ये क्या आ जाएगा, मैंने A ले लिया सबसे पहले, एंड देन क्या किया मैंने, ये इसका रो एंड इसका कॉलम निगलेक्ट कर दिया, एंड फिर जो बच्चा है उसको लिख दिया D। फिर सिमिलरली B क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इसका i प्लस जे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा वापस, तो इसलिए इधर आ जाएगा माइनस, फिर मैं B के अलॉन्ग खोल रहा हूँ, इसका रो एंड कॉलम इधर करके C, ठीक है, ऐसे आता है ये। So, वो ही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, बस यहाँ पे नंबर की जगह पे डिटरमिनेंट आ रहा है, जिसको हम लोग फर्दर खोल देंगे। सो फाइनली क्या बन जाएगा, ये A1 टाइम्स B2 C3 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B3 C2, ठीक है, माइनस B1 टाइम्स, तुम लोग खोल लेना अभी, ठीक है, B2 C3 माइनस B3 C2 ही किया है मैंने, माइनस B1 टाइम्स जो भी प्लस C1 टाइम्स जो भी, ठीक है, ये आएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। सो हम लोग इसको भी ऐसे ही खोलेंगे, ये जो दिया है ना ये, सो हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलाउंग खोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप मल्टीप्लाइड बाय पी वाई क्यू जेड माइनस क्यू वाई पी जेड, है ना। सो आई कैप में क्या आ जाएगा, पी वाई क्यू जेड माइनस क्यू वाई पी जेड, एंड यही इधर है पी वाई क्यू जेड माइनस क्यू वाई पी जेड, ठीक है। सिमिलरली फिर मैं जे कैप करूंगा, लेकिन जे कैप के आगे क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। सो नेगेटिव ऑफ जे कैप, और फिर इसमें क्या आएगा, इस ये कॉलम और ये रो को इग्नोर कर दो, क्या बच जाएगा, पी एक्स क्यू जेड माइनस क्यू एक्स पी जेड, ठीक है, पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स, और ये उल्टा क्यों लिखा है इधर, क्योंकि जे कैप के बाहर एक माइनस था, लेकिन उन लोगों ने माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके आ गया, फिर प्लस बन गया, ठीक है। तो ये यही लिखा है जो हम लोगों ने निकाला, बस वो माइनस को अंदर लेके आ गए, ठीक है। एंड के कैप में क्या आ जाएगा, पी एक्स क्यू वाई माइनस क्यू एक्स पी वाई, ठीक है, पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स, ठीक है। सो कोई भी डाउट है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उस पर, कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप नहीं समझा हो, या फिर ऐसे कैसे आ गया, डिटर्मिनेंट्स में कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसमें। सब समझ गया क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्लियर है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो फिर इसको अगर नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लो, ये आगे बहुत यूज होगा इसलिए।
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे दिखाया है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं। सो ये इसका फिजिक्स है एक्चुअली कि um, कि जब हम लोगों को दो वेक्टर्स पता है तो हम लोग इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो ये जो पी क्यू साइन थीटा होता है ना, वो एक्चुअली ये जो एक पैरेललोग्राम जब बनता है उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो इसका एक प्रूफ है जो ये रहा कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक मैथ्स है, ये तो तुम लोगों को ज्योमेट्री में भी आया होगा। इसका बेस क्या है, ओ ए, हाइट क्या है एच, तो ये बी डी। ठीक है, ओ ए क्रॉस बी डी, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये तो बस मल्टीप्लिकेशन है। एंड साइन थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय क्यू, है ना, मतलब एच बाय क्यू का मैग्नीट्यूड, बी डी बाय ओ बी, बी डी बाय ओ बी। सो ओ ए क्या है, मतलब ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है, पी, हाँ। एंड बी डी क्या है, ओ बी साइन थीटा, एंड ओ बी क्या है, क्यू, सो ओ बी साइन थीटा, सो पी क्यू साइन थीटा। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पी क्यू साइन थीटा। एंड ये हम लोगों को ये भी एक इसका यूज होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा था इधर कि यही एग्जांपल लेते हैं, इजी हो जाएगा समझने में। ये तो हम लोगों को थीटा निकालना है, तो फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना। लेकिन मान लो कि इसने बोल दिया कि ये ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। ठीक है, किसी ने पूछ लिया कि ट्राइंगल का एरिया क्या है, सो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, दो ट्राइंगल्स का ही तो एरिया होता है। सो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी। ठीक है, सो यहाँ पे जो था ये रहा ए, ये रहा बी, तो मैं जब ए क्रॉस बी करूंगा तो फिर मुझे ये मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, है ना, पूरा पैरेललोग्राम का इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, ये तो वेक्टर है, सो मुझे पूरा पैरेललोग्राम मिल जाएगा जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन मुझे बस ट्राइंगल चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, हाफ ए क्रॉस बी। सो तुम लोगों को पता नहीं ये भी एक मेथड होता है वैसे, तो क्या बोलते हैं, ट्राइंगल का एरिया डिटर्मिनेंट से निकालते हैं चल बहुत लोग, वो बहुत इजी मेथड होता है जो तुम लोगों को आगे शायद आएगा ट्राइंगल्स में, या फिर ऑलरेडी हो गया होगा। तुम लोगों को मैथ्स में दिखाया क्या कि ट्राइंगल का एरिया डिटर्मिनेंट से कैसे निकालता है। नहीं भैया, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब डिटर्मिनेंट्स करोगे तभी तुम लोगों को आ जाएगा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखता है। वो बस इसका ही एक्सट्रापोलेशन है, ये मैंने लिखा ना कि ए क्रॉस बी को बस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, तो फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल जाता है। सो मतलब ए क्रॉस बी नहीं होता, फिर उसमें और भी आता है, लेकिन ठीक है उसकी जरूरत नहीं है तुम लोगों को। मतलब ऐसे ही होता है वैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली ए वेक्टर लिखेंगे एंड बी वेक्टर लिखेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। तो मैं एक बार कर देता हूँ, सो ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, है ना। सो चलो 6 6 और 2 3। अच्छा ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, 6 6। तो ऐसे मत सोच लेना कि ये इसका पोजीशन मतलब ऐसा कुछ है, मतलब ये बस एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। चलो छोड़ो, शायद तुम लोगों के सिलेबस में ये नहीं है, जब ये आएगा तभी इसको यूज करेंगे, अभी हम लोग इसमें लिखेंगे, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 6 ठीक है। सो अभी क्या हो जाएगा,
अभी क्रॉस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कैसे लिखूंगा मैं, आई कैप सिक्स सिक्स जीरो। जीरो क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जीरो, के वाला टर्म है ना, ऐसे 2 3, ठीक है। सो अभी मुझे निकालना है इसका ये, है ना। तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले मैं लिखूंगा आई कैप, इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसको इग्नोर, ये वाला डिटर्मिनेंट ले लो। तो 6 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 0 माइनस जे, वापस 6 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 प्लस के, 6 3 जार 18 और 6 2 जार 12, फिर ये क्या आ जाएगा 18 माइनस 2, क्या आ जाएगा 6 के, एंड मतलब ये हाफ मत भूल जाना, ठीक है, ये हाफ इम्पॉर्टेंट है। सो जब भी कोई पूछेगा कि एरिया क्या है, तो हाफ इंटू 6 इक्वल टू 3, ठीक है। सो क्या बोल रहा था मैं कि देखो कितना इजी आ गया 3। हाँ, अगर तुम लोग इसको देखोगे, कहाँ गया, इसको देखोगे तो कभी भी सोचोगे कि 3 आएगा इसका आंसर इसका एरिया। सो इतना इजीली हम लोगों को एरिया मिल गया 3। सो ये उसका वन ऑफ द यूज होता है कि इसका एरिया निकालना है, तो फिर इतना इजीली आ जाता है, ठीक है। सो अभी आगे जाते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या कि ये एरिया कैसे निकाला मैंने, बहुत इजी है वैसे ना, बस फर्स्ट प्रोडक्ट ही लिया है मैंने। कोई भी डाउट है तो फिर मुझे बीच में पूछते रहो, ठीक है, हैंड रेस करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गया ये, और ये बस इसका डेरिवेशन है कि ये कहाँ से आता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्यों होता है। और ये बस एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, कि मैं अगर डायगोनल के अलॉन्ग इसको डिवाइड कर दूं तो फिर ये इक्वल ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो जाएगा अगर मैंने इस तरह डायगोनल बना दिया। तो हम लोगों ने वही किया था इधर भी, ये ट्राइंगल ले लिया, एक क्रॉस भी डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, कर लेना तुम लोग, ट्राई कर लेना घर पे, बहुत ईजी है। दे दिया सीधा एक फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का, आर क्रॉस पी, एंड आर इज द पोजिशन वेक्टर एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ये तो बस तुम लोगों को डराने के लिए है मैक्सिमम टाइम्स हमारा क्वेश्चन में जो भी दिया होता है, मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें बस डराने के लिए होती है। क्या फ़र्क पड़ रहा है, पोजिशन वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा हम लोगों को। हम लोगों को तो बस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना। सो आर दे दिया, पी दे दिया, ये क्रॉस नहीं है, ये प्लस है, ये इन लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्लस है, ठीक है। सो बस आर दे दिया, पी दे दिया, एल पूछ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, यही करना है। यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, ये सब देखिए ये लोग बस डराते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये था 2.7, एंड 2.8 भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तुम लोग ट्राई कर लेना। ये तो देखो एंगल बिटवीन निकालना है। सो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं इसको। सो ए डॉट बी निकालना है, ए बी कॉस थीटा, एंड ये मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया था, सेम ही है।
2.9 भी देख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट है तो अपने नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, सो कैलकुलस, एंड तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे हो तो फिर तुम लोगों ने कुछ चालू नहीं किया होगा कैलकुलस का, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग वापस उतना पढ़ लेंगे जितनी हम लोगों को जरूरत है। फिजिक्स में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोगों को पूरा मैथ आने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बेसिक पार्ट्स ऑफ मैथ हम लोग सीख लेते हैं एंड उससे हम लोगों का काम हो जाता है। मैथ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें आएंगी कैलकुलस में, डिटर्मिनेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इधर देख के लग रहा होगा डिटर्मिनेंट्स इतना ईजी है, लेकिन इतना ईजी है नहीं। जब तुम लोग इससे सम्स करोगे ना डिटर्मिनेंट्स के, प्योर डिटर्मिनेंट्स के सम, तो बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन ठीक है, चलो हम लोगों को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। सो हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। अच्छा, तुम लोगों को कुछ भी पता है क्या कैलकुलस के बारे में, कि डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता है, या फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ये कुछ भी पता है? लिमिट्स क्या होता है? एक भी चीज़ पता है क्या इधर से? हेलो, इधर जो भी लिखा है उसमें एक भी चीज़ पता है क्या कि ये सब क्या होता है? नहीं भैया। ठीक है, और ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है ये पता है? फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, गुड। सो ये तो ठीक है, ये तो फालतू है। सो डिफरेंशियल कैलकुलस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लेट अस कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। सो इसका एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ऑल्दो हम लोग डे टू डे में इतना केयर नहीं करते इसके बारे में, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि ओके ठीक है, अभी हम लोगों को कोई काम नहीं आएगा क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स वाले चैप्टर में है। सो हम लोगों को अभी सिर्फ मैथ से ही फर्क पड़ता है, फिजिक्स से इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या है कि y x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एफ एक्स गिव्स द वैल्यू ऑफ y, तो फिर y क्या हो जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि ऑल्दो हम लोग कैजुअली लिखने के लिए क्या कर देते हैं कि एक लाइन है, ठीक है, इसका ले लिया कि y इक्वल टू एक्स, मैंने बोल दिया कि ये है y प्लस एक्स इक्वल टू 2, है ना, हम लोग ऐसे लिख देते हैं। लेकिन इसका एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों सेम है। सो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि जो वाई एक्सिस होता है ना, वो हमेशा वो क्वांटिटी होती है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एंड एक्स एक्सिस पर जो होता है वो क्वांटिटी होती है जो हम लोग वैरी करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि y प्लस एक्स इक्वल टू 2। सो जब हम लोग, सो बेसिकली y इक्वल टू माइनस, ये यूज करेंगे जब हम लोग बोलेंगे कि जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1, ठीक है, ये एक बहुत बेसिक चीज है। लेकिन जनरली मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं कि ये पूछ लेगा कि चलो y की वैल्यू अगर 1 है तो फिर x की वैल्यू क्या है, तो भी आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन वो गलत है, मतलब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि जब हमने y को 1 रख दिया एंड फिर हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं कि x 1 है, तो उसका क्या मतलब है कि हमने पहले y को 1 दे दिया, मतलब हमने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने y को 1 रखा है, फिर हमने एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन किया एक्सपेरिमेंट का एंड हमको x मिल गया 1, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हम लोग वैरी सिर्फ x को ही कर सकते हैं, जो भी x एक्सिस पे होता है हम लोग उसको ही वैरी कर सकते हैं, हम लोग y को वैरी नहीं करते। तो बेसिकली ये क्या होता है एक्सपेरिमेंट, कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया x एंड मैं इसको वैरी करा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पॉइंट पे हूँ। जब मैं इस पॉइंट पे हूँ एंड मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो फिर मुझे वैल्यू ये मिल रहा है, ठीक है।
फिर जब मैं इस पॉइंट पे हूँ एंड मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू ये मिल रहा है, फिर जब मैं इस पॉइंट पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू ये मिल रहा है। सो समझ रहे हो? सो मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और तब मुझे y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है। सो y x पे डिपेंडेंट है, ठीक है। x तो मेरे हाथ में है, मैं x को कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन जब मैं x को कुछ रखूंगा उसके हिसाब से मुझे कुछ y मिलेगा। इसीलिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये फिजिक्स होता है उसका। एक थोड़ा टॉपिक से मैं डिविएट हो रहा हूँ लेकिन रिलेटेड ही है। सो क्या है, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 1000 बार पढ़ा होगा, है ना, लेकिन ये गलत है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स तो कुछ भी बोलता है हम लोगों को, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कॉज इफेक्ट, इधर भी कॉज इफेक्ट ही था कि क्या किसको कॉज कर रहा है। मतलब जब मैं एक्स का कुछ वैल्यू रख रहा हूँ तो वो एक कॉज है, तो मुझे जो वाई का वैल्यू मिल रहा है वो एक इफेक्ट है, ठीक है। मतलब एक्स का वैल्यू एक कॉज है, वाई का वैल्यू एक इफेक्ट। सो कॉज इफेक्ट क्या होता है कि जब मैं कोई चीज कर रहा हूँ तो वो उससे मैं कुछ इफेक्ट ला रहा हूँ, ठीक है, तो उससे मैं वो इफेक्ट को कॉज कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है कि अगर मैं मास को बढ़ाऊंगा, अगर मैं मास को बढ़ाऊंगा तो फिर फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन वो तो गलत है ना। मास को बढ़ाने से फोर्स थोड़ी बढ़ता है, मास को बढ़ाने से एक्सेलरेशन घटता है। सो एक्चुअली एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, a इक्वल टू एफ बाय एम। क्यों? क्योंकि a इज डिपेंडेंट ऑन f एंड m, ठीक है। f एंड m तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही। a इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। सो इसीलिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन गलत होता है, a इक्वल टू एफ बाय m सही होता है, ठीक है। सो ये एक बहुत बेसिक चीज है कि a डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, एंड f बाय m दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। सो ऐसे नहीं होता कि मैं फोर्स को मैं मास को इंक्रीज करूंगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। सो इसीलिए ये गलत है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स दोनों में सेम आंसर देगा, लेकिन उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सो इसीलिए ये ऐसे होता है। सो बेसिकली ये होता है मीनिंग इसका कि डिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जो हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वो जो जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स कर दिया तभी जो वैल्यू मिलती है वो होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। सो example है कि x could be the position of a particle moving along the x-axis and y equal to fs could be its velocity at that position, ठीक है। सो बेसिकली y और x में कुछ भी एक रिलेशन दे दिया है ना, एंड फिर ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x इन लोगों ने प्लॉट किया, ये रहा ग्राफ, ये ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है, a एंड b, दो पॉइंट्स ले लिया मैंने, एंड मैंने क्या बोल दिया कि ये थीटा डिफाइन कर दिया मैंने, कैसे कि ए और बी के एक्स में डिस्टेंस है डेल्टा एक्स एंड वाई में डिफरेंस है डेल्टा वाई। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए का पोजीशन क्या हो जाएगा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है, मतलब वाई ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे फॉर्मेट है। सो अभी क्या कर दिया मैंने, एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, है ना, तो वाई क्या हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई, मतलब डेल्टा वाई बस एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी मैंने। सो ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई, एंड tan थीटा क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ। एंड सो ये हो जाएगा ये, एंड जब भी मैं एक लिमिट लूंगा कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो, मतलब ये जो क्वांटिटी है डेल्टा एक्स, अभी तो ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब भी मैं लिमिट लूंगा कि डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो, मतलब क्या हुआ कि ग्राफ के हिसाब से समझोगे तो फिर बी ए के क्लोज आ रहा है, ठीक है, बी इज मूविंग टूवर्ड्स ए। जब मैं डेल्टा एक्स को छोटा कर दूंगा, सो बेसिकली ये है ए, ये है बी, है ना।
ये है डेल्टा एक्स, ठीक है, एंड ये है डेल्टा वाई। आप याद रखो कि डेल्टा एक्स इंडिपेंडेंट है, डेल्टा वाई डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग डेल्टा एक्स की टर्म्स में बात करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि डेल्टा एक्स को मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं इसको छोटा कर दूंगा। अगर ए तो फिक्स है, ए को मैं फिक्स रख रहा हूँ, मैं बी को ही मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डेल्टा एक्स को छोटा कर रहा हूँ। सो अभी क्या हो जाएगा, ये छोटा कर दिया जब, तो ये मेरा नया डेल्टा एक्स है। सो बी नज़दीक आ गया है ना, डेल्टा वाई भी छोटा हो गया पहले के कंपैरिजन में। ये हो जाएगा डेल्टा वाई, है ना। ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, एंड बी यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा नया लाइन ए बी। ऐसे ही मैं नज़दीक लेते आ रहा हूँ, लेते आ रहा हूँ, लेते आ रहा हूँ, सच दैट कि डेल्टा एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट जीरो नहीं कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो। ये जो साइन है इसका मतलब होता है, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो, ठीक है। डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ कि ये इतना, जैसे हम लोग इन्फिनिटी की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ए अप्रोच इज इन्फिनिटी, ठीक है। ए इक्वल टू इन्फिनिटी का कुछ मतलब नहीं बनता क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट है। सो ए अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो इसका क्या मतलब होता है कि ए इज लार्जर देन द लार्जेस्ट नंबर यू कैन इमेजिन, ठीक है। ये होता है इन्फिनिटी का मतलब। सो जब मैं अप्रोचिंग जीरो कर रहा हूँ तो डेल्टा एक्स इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नंबर यू कैन इमेजिन, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर यू कैन इमेजिन। जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीरो का एक प्रॉपर्टी होता है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, ठीक है। जीरो जीरो के ऊपर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, जीरो के नीचे वाले सारे नेगेटिव होते हैं। सो डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो का ये पॉइंट है कि इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर यू कैन इमेजिन, ठीक है। सो बेसिकली ये जीरो के बहुत नजदीक आ रहा है। वैसे इसके और भी मीनिंग्स होते हैं जो तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे इवेंचुअली लेकिन हम लोगों को इतना ही चाहिए। अप्रोचिंग एंड लिमिट्स के बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन हम लोग अभी उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम लोगों को बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस एस्टैब्लिश करना है यहाँ पे। सो जब डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, ठीक है। कि इन द इसको ऐसे रीड करते हैं कि इन द लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो, देखो टेकिंग द लिमिट डेल्टा एक्स गोइंग टू जीरो, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाता है। सो इन दिस लिमिट द लाइन ए बी, एंड अगर मैं ए बी को दोनों साइड पे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, मतलब ये तो इतना ही लिखा, मैं इसको बस आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, है ना। सो जब मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा एंड मैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो लूंगा, तो फिर क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं जब डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो कर रहा हूँ तो डेल्टा एक्स भी जीरो हो रहा है, डेल्टा वाई भी जीरो हो रहा है, ए बी भी छोटा हो रहा है जो लाइन है। तो जब मैं अप्रोचिंग जीरो करूंगा तो ए बी का लेंथ भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा ना, लेकिन हम लोगों को तो थोड़ा मैथमेटिकल पर्पज चाहिए लाइन का, इसलिए हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं ताकि वो जीरो ना हो, हम लोग इसको यूज कर सके। सब लोगों ने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया ए बी को, एंड जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो हो जाएगा तो ये एक टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऐसे आ जाएगा एंड ये ऐसे टेंजेंट बन जाएगा इधर, ठीक है, एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। रेट ऑफ एंड टेंजेंट का मीनिंग भी ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स नॉट, ठीक है। ये होता है टेंजेंट एट वाई का डेफिनेशन। एंड डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है एंड ये होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। किसी ने पूछ लिया कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, तो मैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर दूंगा। एंड सो नाउ
सो बेसिकली क्या हो जाएगा कि इन दिस लिमिट बोथ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई गो टू 0, ये तो मैंने बोला था पहले, एंड ऑल्दो ये दोनों 0 जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका रेशियो भी 0 हो, ठीक है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स फिर भी कुछ फाइनाइट क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्मेट है, सो उसको हम लोग 0 नहीं बोलते, वो फाइनाइट हो सकता है ना। सो बेसिकली लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये जो क्वांटिटी है, becomes the slope of the tangent shown by PQ, ठीक है। सो एंड इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं dy by dx, ठीक है। वेरी स्मॉल चेंज इन y बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x, ऐसे रीड करते हैं इसको, कि वेरी स्मॉल मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इतना छोटा कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना छोटा, ठीक है। सो वो होता है dy by dx। सो जब मैंने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन x किया है, तो y में भी कुछ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज होगा, एंड उस चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx, एंड वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो वो होता है dy by dx, एंड फिर इसका रिप्रेजेंटेशन है कि thus dy by dx at x equal to x नॉट, ठीक है। इसको ये लाइन करके जो x नॉट किया मतलब है कि dy by dx को मैं x नॉट पे इवेल्युएट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0 y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई बाय डेल्टा एक्स, ये क्या लिखा है, ये स्लोप ऑफ द लाइन लिखा है, देखो ये y प्लस डेल्टा वाई है, ये y है, ये y प्लस डेल्टा वाई, मतलब ये b का y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड सो y को क्या लिख दिया, f ऑफ x लिख दिया, f ऑफ समथिंग, ठीक है। and we can drop the substitute 0 and write the general formula which will be valid for all values of x. So dy by dx क्या हो जाएगा, so इसको कैसे लिखते हैं, d of fx by dx, ठीक है। जब ये दिखे तो इसका मतलब होगा d of fx by dx, ठीक है। सो हाँ, 12th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को और आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ पे तो बस ये लोग लिस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज जो शायद बाद में काम आएंगी। सो बेसिक चीज क्या है कि dy by dx को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x which is the rate of change of y with respect to x, यही था यहाँ पे भी, rate of change of y with respect to x। एंड जो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, यही हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन में। आगे इंटीग्रल कैलकुलस आएगा जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी डिफरेंशियल कैलकुलस है। सो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, ठीक है। and let f1x and f2x be two different functions of x and let s be a constant. So some of the properties, ये बस प्रॉपर्टीज लिस्ट की है, अभी इतनी यूज में नहीं आएंगे, बस तुम लोग इसको रेफर कर सकते हो जब भी तुम लोग डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग याद ही रख लो, ज्यादा है ही नहीं, 6 ही है, एंड बहुत इजी है, अच्छा 9 है, ठीक है, बहुत इजी है। मैं तुम लोगों को थोड़ी ट्रिक्स भी दिखाऊंगा कि कैसे याद रखते हैं, सो वो भी बहुत इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए, तुम लोग याद रख लोगे ना तो फिर इजी हो जाएगा, बाद में तुम लोगों को जब एक्चुअली यूज करना पड़ेगा तो तुम लोगों को बार बार रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो जब एक कांस्टेंट है तो जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है, सिर्फ डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स हो जाता है। देखो कांस्टेंट अंदर है इधर अभी डिफरेंशिएशन के, इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। जब दो फंक्शंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो ये इंडिविजुअल का डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तुम लोग ऐसे भी ले सकते हो इसको, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, कि डी एफ एफ वन एक्स प्लस डी एफ एफ टू एक्स। अभी ये होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे, प्रोडक्ट रूल होता है। तो ये क्या होता है, इसको इजीली कैसे समझ सकते हो कि
जैसे हम लोग करते थे इसको, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला वैसे ही, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला वैसे ही। ठीक है, ये एक लाइन है, तुम लोग हर बार सोच सकते हो जब भी तुम लोग इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा ये, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो f1x का डिफरेंशिएशन मतलब d ऑफ f1x बाय dx, दूसरा वाला वैसे ही मतलब f2x, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला वैसे ही मतलब d ऑफ f2x बाय dx f1x, d ऑफ f2x बाय dx f1x। ठीक है, सो पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला वैसे ही, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला वैसा ही। ठीक है, सो ये एक ट्रिक है जो तुम लोग को याद रखने में यूजफुल होगा। फिर जब ये डिवीजन में दो फंक्शंस, तभी क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला वैसे ही, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला वैसे ही, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला वैसे ही, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला वैसे ही, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा ये कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला वैसे ही, सो डी ऑफ f1x बाय dx मल्टीप्लाइड बाय f2x हो जाएगा ऊपर, और लास्ट में इन लोगों ने बहुत गंदे वे में लिखा है, चलो रुको लिख के दिखा देता हूँ। मैं f1x f2x नहीं लिखूंगा, मैं a एंड b लिखूंगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स नहीं है वो फंक्शंस है, d बाय dx a एंड b दोनों फंक्शंस ऑफ x ही है। ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला वैसे ही, सो d बाय dx नीचे वाला वैसे ही मतलब b, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला वैसे अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, ये होता है, ये होता है। ठीक है, यही लिखा है इधर भी थोड़े अलग फॉर्मेट में, लेकिन इसको मगअप नहीं करना तो फिर तुम लोग ये बोल सकते हो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला वैसे ही, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला वैसे ही, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। सो ये है फोर्थ। फिर अगर f डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल t, ठीक है, सो dfx by dt, देखो f एज अ फंक्शन ऑफ x है लेकिन डिवाइड बाय t की है, ठीक है, सो इसको कैसे लिख सकते हैं, dfx by dx into dx by dt। ऐसे ही सोच लो कि मैंने dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है ना, सो dfx by dt को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, सो ये है, एंड नाउ ये f ऑफ g ऑफ x है, ये इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, कि एक फंक्शन है और उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है। ठीक है, ये सब कैसे होंगे क्या होंगे ये तुम लोगों को बाद में जब एग्जांपल्स आएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्रूड थियरी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, बस मैं कंप्लीशन के लिए ये कर रहा हूँ, फिर हम लोग जब इसका एक्चुअली यूज़ करेंगे तब मैं इस पर वापस आ जाऊँगा। सो ये क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो बाहर वाला है उसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में। सो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एफ प्राइम जो लिखा है ना वो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन, सो जो यहाँ पे लिखा है वो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ये देखो इधर भी दिया है कि डी एफ नहीं, ये मतलब ठीक है,
सोच सकते हो ऐसे, ये df by dg है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा कि हम लोग पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। ये जब उन लोगों को एग्जाम्पल देंगे तो अभी बहुत क्लियर हो जाएगा, अभी ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, छोड़ दो इस पॉइंट को, छोड़ दो अभी। फिर dy by dx, फिर dy by dv, dv by dx, ये सेम ही है, यही है, ठीक है। ओके, अभी आएगा इंपॉर्टेंट स्टफ, ठीक है। ये तुम लोगों को याद ही रखना है, ऊपर वाले तो वो थे कि याद रखो नहीं रखो, ठीक है, इजी है, लेकिन ये वाले तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या होता है, ये n बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही e की पावर x, ये क्या होता है, e की पावर x ये होता है, सेम हो जाता है, जो अंदर लिखा है वही बाहर आ जाएगा। एंड अगर मैं e की पावर ax कर दूं, a कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a e की पावर x, ऐसे a बाहर आ जाएगा। ln x इसका क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स। साइन x इसका क्या हो जाएगा, cos x। cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। इस tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, cot x का हो जाएगा cos x स्क्वायर माइनस cos x स्क्वायर x। sec x का हो जाएगा tan x sec x, cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x cot x, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रख लेना, ठीक है, 9 के 9। एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है कि जब भी डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, और अगर वो वर्ड सी से चालू हो रहा है, ठीक है, तो सामने माइनस आएगा। cos x में सी है, इधर है माइनस। cot x में सी है, इधर है माइनस। cosec x में सी है, इधर है माइनस, ठीक है। जब भी कोई भी वर्ड सी से चालू होगा, उसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा तो मेरे सामने माइनस आएगा, ठीक है। एंड ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, घर पे तुम लोग ट्राई भी कर लेना, मैं अभी भी कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को इजी रहे। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 8 है ना, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये फर्स्ट वाला यूज करूंगा मैं, है ना। सो एक्स की पावर 8 डालूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, 8 एक्स की पावर 7, ठीक है। सिमिलरली ये है, सिमिलरली ये है। ये सी थोड़ा अच्छा है, चलो मैं सी दिखा देता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने कभी यूज नहीं किया। सो ये बी तो इजी है, ये f1x प्लस f2x के फॉर्मेट का है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस, एंड इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके ऐड कर दो, ठीक है। ये जो सी है, इसमें हम लोग ऊपर वाली प्रोडक्ट रूल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल है, ये प्रोडक्ट रूल है, ये डिवीजन रूल है, एंड ये चेन रूल है, ठीक है। ये चेन रूल है, ये 6th पॉइंट। सो ये एडिशन रूल यूज किया यहाँ पे, एंड अभी हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला वैसे ही, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला वैसे ही, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला वैसे, एंड बस हो गया, यही था, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस आज चालू नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। सो छोटा ही इंटीग्रल कैलकुलस था क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा यूज नहीं आएगा अभी। सो ये डिफरेंशियल कैलकुलस है। आज हम लोगों ने दो नए टॉपिक्स देखे, क्रॉस प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। सो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एग्जाम्पल्स कर लेना, ऑल्सो जो पीछे की एक्सरसाइज है वो कर लेना, ठीक है। जो भी तुम लोगों से हो, जहाँ पे भी इंटीग्रल लिखा हो ना, वो मत करना, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, तो जहाँ पे भी ये दिखे वो छोड़ देना, ठीक है। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है तुम लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत कम क्वेश्चंस दिए हैं इन लोगों ने वैसे भी, सो ये सारे कर लेना। एंड इसमें कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी डाउट्स हो तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास तो नेक्स्ट वीक में ही होगी। इस वीक थोड़े कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो गए थे, इसीलिए मंडे एंड ट्यूसडे को मैं प्लान कर रहा था लेक्चर लेने का, लेकिन थोड़े कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है तो फिर वो पोस्टपोन हो गए, सो इसीलिए मैंने आज लिया लेक्चर। एंड
सो अभी नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स हो कुछ भी हो पूछ लेना, मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर लूँगा। बहुत सारे लोग आज आए नहीं हैं, तो फिर उन लोगों को बोल देना कि वो लोग प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड देख ले इस लेक्चर को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, जो भी हम लोगों ने आज किया है उसमें, डिफ्रेंसिएशन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट्स। कुछ भी डाउट्स है तो अभी पूछ लो, या फिर चाहिए तो एक बार खुद से रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आके पूछ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट्स है क्या तुम लोगों को? नहीं भैया फिलहाल। ओके, सो क्लास एंड करते हैं, तुम लोग लीव कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय। बाय।